हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94 में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, विज्ञान की कक्षा 10 की विज्ञान की चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी है कि लगभग 20 तारीख से लेकर 20 तारीख से हमारे अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94 पर आपके लिए हर विषय की 5-5 मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। जो भी मॉडल पेपर होंगे वो मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन होंगे, मतलब आपको पूरी जानकारी और पेपर को दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं। और उनमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अति महत्वपूर्ण होंगे, यानी आपको पेपर में हूबहू तो नहीं कह सकते, लेकिन 80 से 90% जो प्रश्न होंगे वो उसी से देखने के लिए मिलेंगे। तो हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का आपको 5 मॉडल पेपर हैं, उन 5 मॉडल पेपरों को जरूर सॉल्व करके जाना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ही शब्द आ गया है जनन। तो जनन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जनन। तो जनन की प्रक्रिया द्वारा ही जो जीव सजीव होते हैं वो अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे पेड़ होते हैं तो और प्रकार के पेड़, जैसे मनुष्य तो मनुष्य जैसे और मनुष्य कैसे पैदा हुए, कैसे उत्पन्न हुए, तो जनन क्रिया के द्वारा हुए। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी जो जनन प्रक्रिया है, अगर ये जनन प्रक्रिया नहीं होती तो एक बार जो मनुष्य बन गया वो दोबारा और भी मनुष्य नहीं होते और ये जीवन क्रिया जो पृथ्वी पर जीवन है ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए जो होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में अनुवांशिक गुण होते हैं। यानी जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं उनमें डीएनए के अणुओं की आनुवांशिक गुण होते हैं। अब देखिए डीएनए क्या करता है। तो डीएनए प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति मतलब जिसे हम कहते हैं फोटोकॉपी बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप नहीं होती हैं। मतलब एक समान कोशिकाएं तो समान होती है लेकिन समरूप मतलब एक जैसी नहीं होती हैं। अब देखिए भिन्नता का महत्व, अगली हेडिंग भिन्नता का महत्व क्या है। भिन्नता का महत्व, ठीक है, तो भिन्नता का महत्व हम देखते हैं। तो भिन्नता का महत्व क्या है। तो लंबे समय तक प्रजाति जैसे स्पीसीज की उत्तर जीविता बनाए रखने में उपयोगी है। जैसे विकास का आधार क्या है, जैसे विकास का आधार। दूसरा प्रजनन के प्रकार, तो अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अलैंगिक होता है, दूसरा लैंगिक होता है। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन क्या है। तो एकल जीव, केवल एक जीव नए जीव उत्पन्न करता है, उसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। युग्मक का निर्माण नहीं होता है, मतलब जैसे अलैंगिक मतलब केवल एक व्यक्ति, जैसे चाहे पुरुष हो तो पुरुष ही अकेला जीवन उत्पन्न कर रहा है, महिला है तो महिला ही अकेली जीवन उत्पन्न कर रही है। इसमें 2 लोगों की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। सतत गुणन के लिए एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं उनमें अधिक होता है अलैंगिक प्रजनन। अब देखिए लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो ये 2 एकल जीव यानी नर और मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। मतलब जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें एक तो नर और दूसरा मादा की जरूरत होती है। अगर नर है अकेला, मादा नहीं है तो भी प्रजनन नहीं होगा, और नर हैं तब भी प्रजनन नहीं होगा। इसलिए इसमें एक नर और दूसरी मादा की आवश्यकता होती है। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं।
नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पैतृक जीवों मतलब पिता के जीवों के समान होता है लेकिन समरूप नहीं होता है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है और उसके बाद उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। अब देखिए अलैंगिक प्रजनन की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं अलैंगिक प्रजनन की। तो पहली है इसमें विखंडन विधि। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो विखंडन विधि होती है उसमें जो कोशिका होती है दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। दूसरा है द्विखंडन। तो द्विखंडन में क्या है, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। जीव जो होता है वो दो खंडों में विभाजित होता है। पहली विधि जो द्विखंडन है, तो देखिए इसमें जो पहला उदाहरण है वो है अमीबा। क्या है, अमीबा। तो अमीबा किस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ से ये पूरा एक अमीबा है, यहाँ इसका केंद्र है। तो धीरे धीरे करके ये आगे चलकर ये आगे चला और इसमें इसके बाद ये थोड़ा और बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद जो बीच में इसका जो था ये दो हिस्सों में टूट गया और एक हिस्सा ये इधर अलग बन गया, एक ये इधर बन गया और एक ये इधर बन गया। मतलब द्विखंडन। मतलब अमीबा जो होता है वो कैसा जीव है, तो द्विखंडन जीव है। कैसा है, वो अपने हिस्से को, अब देखना जैसे ये कोई एक अकेला अमीबा था, इसके दो खंड हुए, अब ये दो भागों में बांटा, तो अब इसके भी कितने भाग होंगे, दो भाग इसके भी होंगे। तो इस तरीके से ये बढ़ता हुआ जाता है और अपनी अपनी उसको आगे बढ़ाता जाता है अपनी प्रकृति को। अब देखिए बहुखंडन। बहुखंडन तो जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। इसमें प्लेज्मोडियम इसका उदाहरण है। इसके बाद खंडन। तो इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती हैं। टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाती हैं। तो इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। क्या है, स्पाइरोगाइरा। इस तरीके ये जो है संरचना, ये कोई संरचना होती है इस तरीके की और ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है और बहुत सारी इसमें वो हो जाती हैं। इसके बाद देखिए पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। तो इस क्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव किसी टुकड़ों में टूट जाता है, किसी कारणवश कोई जीव किसी टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। यानी जो भी कोई टुकड़ा उसका टूटा गया है, जैसे आपने किसी जीव को मार दिया, उसके छोटे छोटे जो टुकड़े फैल गए वहाँ पर, तो जो जितने भी टुकड़े होंगे वो एक अपने नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। इसके उदाहरण हैं प्लेनेरिया और हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए मान चलो ये कोई हाइड्रा का एक चित्र है, इस तरीके का कोई हाइड्रा का एक चित्र है और ये 20 से 3 जगह से टूट गया। तो अब ये तीन देख रहे हो नए, तीन नए बने हैं, लेकिन आगे चलकर ये तीनों क्या हो जाएंगे, हाइड्रा के तीनों, देखो तीनों हाइड्रा बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो ये क्या है, एक मतलब जितने भी उसके टुकड़े होंगे उतने उस नए विकसित हो जाएंगे। आपने देखा होगा कई पेड़ भी ऐसे होते हैं, आपने देखा जैसे कई पेड़ किसी भी की हम टहनी लाकर लगा देते हैं तो वो अलग से एक पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं पुनर्जनन। क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। इसके बाद अगली विधि जो आती है वो आती है मुकुलन। कौन सी आती है, मुकुलन। मुकुलन क्या है, तो इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्ही फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनन से अलग हो जाता है। इसमें हाइड्रा और ईस्ट आता है। क्या आता है, हाइड्रा और ईस्ट आता है। इसमें भी हाइड्रा आता था, इसमें भी हाइड्रा और ईस्ट आता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है, हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये कोई हाइड्रा है, तो इसमें हाइड्रा में ये पूरा ऊपर से था, यहाँ आप नीचे देखें तो इस तरीके का ये पहले विकसित हुआ, मतलब छोटा सा, फिर इसको थोड़ा और बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद जब इसके थोड़े ही समान हो जाता है तो फिर यहाँ से टूटकर ये स्वयं एक क्या हो जाता है, विकसित वो बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मुकुलन। कौन सी विधि कहते हैं, मुकुलन। अब देखिए बीजाणु समासंघ। तो कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, वृद्धि करने लगती हैं। जैसे ये इसमें ये ऊपर जो जितने भी ये ऊपर वो है, इसमें बीज हैं। क्या है, बीजाणु।
और जैसे ही ये नीचे पड़ेंगे तो ये अपने आप से क्या करेंगे, फिर अनुकूल गोल संरचनाएं होती हैं जो मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं, अनुकूलन परिस्थिति में बीजाणु में वृद्धि करने लगती हैं। ये आप देखते हैं ये क्या है, तो जो हमारा इसको क्या कहते हैं, तालाबों में पाए जाने वाला एक पेड़ है। ठीक है, इसके बाद कायक प्रबंधन। कायक प्रबंधन क्या है, तो कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है, इसे कायक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी प्राकृतिक विधियां क्या है, तो पहला तो है जड़ द्वारा। जड़ द्वारा मतलब डहेलिया या शकरबंदी। तने द्वारा जैसे आलू, अदरक, ये तने वाली हैं। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। इसके बाद नई विधियां, कृत्रिम विधियां क्या कौन कौन सी हैं, जैसे रोपण, आम को लगा दी, कर्तन मतलब काट के, जैसे गुलाब की कोई टहनी काट के लगा दी। लेयर मतलब एक पंक्ति टाइप में, जैसे ये चमेली होता है। इसके बाद ऊतक संवर्धन क्या है, ठीक है, तो इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती हैं। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसे विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। ठीक है, इसमें आर्किक और सजावटी पौधे आते हैं। ठीक है, कायक संवर्धन के लाभ कौन कौन से हैं, तो बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला का कोई बीज नहीं होता है, गुलाब आदि नए पौधे बना सकती हैं, इनका कोई बीज नहीं होता है। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। ठीक है, बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, मतलब जिसमें बीज नहीं होता है उसमें उस फल रहित उगाने में मदद होती है। पौधे उगाने का सस्ता आसान तरीका है, पौधे उगाने का सस्ता और सबसे आसान तरीका है। अब देखते हैं हम लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। जब नर व मादा मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन। क्या होता है, निषेचन। उसी से ही फिर प्रजनन की प्रक्रिया शुरू होती है, संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब देखते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जो पुष्पी पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन कैसा होता है, तो फूल पौधे का जनन अंग है। जो फूल होता है वो पौधे का क्या है, जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग जैसे बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये एक फूल के मुख्य भाग होते हैं। बाह्यदल होता है, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से फूल के प्रकार जैसे हमने देखा तो फूल दो प्रकार के होते हैं, तो उभयलिंगी पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। उभयलिंगी में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं जैसे सरसों, गुड़हल, और एक लिंगी में स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। जिसमें पपीता और तरबूज, याद रखना बहुत बार पूछा जाता है एक लिंगी पुष्प में, तो पपीता और तरबूज को जरूर याद रखना। ठीक है, अब देखिए पुष्प की संरचना। यहाँ पर हम देखते हैं पुष्प की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो बीच में होता है इसे हम बीजांड कहते हैं। ये जो हरी हरी पत्ती लगी रहती है इसे बाह्यदल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं लाल लाल, इसे पंखुड़ी कहते हैं। और ये सर इधर जो बीच में जो हिस्सा है, जो बीच में, इसे वर्तिका, और जो बीच में जो एक अंडा टाइप का, इसे अंडाशय कहते हैं। ऊपर जो रहती है जहाँ आप देखते हैं थोड़ी बहुत, इसे वर्तिका कहते हैं, तो जो वर्तिका को कहते हैं। इसके बाद जो ऊपर जो छोटी छोटी होती हैं तो इसे पुंकेसर या परागकोश तंतु कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। देखो तो स्त्री केसर में क्या क्या आता है, वर्तिका, वृत्तिका और अंडाशय, और पुंकेसर में परागकोश और तंतु आते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा फूल का स्ट्रक्चर है। ये आपको बनाना भी आना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले, बीज के निर्माण की प्रक्रिया, यानी बीज का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, तो पराग कोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी स्वपरागकण या दूसरे फल के प्रतिकाग्र पर परागकण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होती है बीजांड तक पहुंचती है। यानी परागकण से एक नलिका विकसित होती है। देखो ध्यान से, ये परागकण है, यहाँ से एक नलिका विकसित होती है जो कहाँ तक जाती है, जो
वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। ध्यान रखना, जब नर और मादा जब दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज। युग्मनज यानी छोटी जो नई पीढ़ी है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। फिर वो क्या बनता है? भ्रूण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। जो अंडाशय होता है वो फूल में बदल जाता है और जो फूल के अन्य भाग होते हैं वो नीचे झड़ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण, तो ये होता है मादा युग्मक, यहाँ इस तरीके, ये बीच नीचे इधर अंडाशय है, ये पराग नली है, ये लाल लाल ये पराग नली है, ये नर युग्मक इस पराग नली से होकर इधर अंडाशय में आता है और इसके ऊपर जो फूल वगैरह होते हैं इससे परागकण आते हैं। तो इस तरीके से पूरा ये परागकण यहाँ आते हैं। फिर वर्तिकाग्र ये नर युग्मक पराग नली से होते हुए सीधा कहाँ पहुँचता है? अंडाशय में। अंडाशय में जब मादा युग्मक से मिलता है तो फिर क्या होता है? फिर युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए मानव में प्रजनन, मानव में किस तरीके का प्रजनन होता है? तो मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। कैसा प्रजनन होता है? लैंगिक प्रजनन। ठीक है। इसके बाद लैंगिक परिपक्वता यानी जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु, नर में क्या? शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। तो किशोरावस्था, उसे हम कौन सी अवस्था कहते हैं? किशोरावस्था की इस अवधि को यौवन आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यौवन आरंभ कहते हैं। मतलब यौवन आरंभ होता है जो जब नर में शुक्राणु का उत्सर्जन होता है और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, तभी उसी को हम यौवन आरंभ कहते हैं। ठीक है। यौवन आरंभ में परिवर्तन क्या होता है? यानी आप कैसे पता चलेगा कि इसका यौवन आरंभ प्रारंभ हो गया? तो कुछ परिवर्तन होते हैं किशोरों में एक समान, जैसे कांख व जननांग की, कांख या जननांग के पास गहरे बालों का होना, यानी हमारे कांखरी और जननांग के पास गहरे बालों का उगना उग जाते हैं। त्वचा का तेलीय होना, मतलब त्वचा पर तेली तेली मतलब चमक हो जाती है तथा मुहासे निकलना, यानी शरीर से मुहासे निकल आती है। ये किशोर अवस्था में होता है। दूसरा, लड़कियों में कैसे होता है? तो स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, यानी जो किशोर लड़कियां होती हैं उनके स्तनों में आकार में वृद्धि होती है और रजोधर्म यानी जो मासिक धर्म होता है वो भी होने लगता है। इसके बाद लड़कों में क्या होता है? तो लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी और मूछ निकलना, यानी लड़के की चेहरों पर दाढ़ी और मूछ निकलने लगती हैं। उसके बाद आवाज़ का फटना, यानी आवाज़ उनकी कैसी होती है? फटने लगती है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। अब देखिए नर जनन तंत्र, तो नर जनन तंत्र में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले आता है वृषण। तो वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। अब देखिए नर युग्मक, तो नर युग्मक में शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद वृषण ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। जो वृषण ग्रंथि होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन का हार का कार्य क्या होता है? ये शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है तथा लड़कों में यौवनावस्था परिवर्तन करता है। तो ये वृषण होते हैं। मानव में वृषण की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है। इसके बाद शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी क्या होती है? ये शुक्राणु को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। जो शुक्रवाहिनी होती है वो शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। इसके बाद अगला मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग क्या है? यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशन कहते हैं। अब इसकी संबंधित ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं। ध्यान रखना, ये है मानव का नर जनन तंत्र। तो ये यहाँ पर जो स्थित है, ये यहाँ पर ये स्थित है। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है। इसके बाद ये यहाँ है,
ये शुक्राशय है। इसके बाद ये यहाँ पर मूत्राशय है, ये सिसन, ये वाला जो हिस्सा है वो सिसन है। ये मूत्र मार्ग का वृषण है, ये यहाँ पर जो है वृषण है। क्या है? वृषण। इसके बाद ये नीचे मूत्र नलिका है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा मानव का नर जनन तंत्र है। ठीक है, अब देखिए मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है अंडाशय। तो मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़कियों के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौवन आरंभ में इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। मतलब जब यौवन आरंभ हो जाता है तो इनमें कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। तो मतलब महिलाओं में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, अंड वाहिका क्या होती है? तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। जब अंडाशय द्वारा क्या होता है? उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है, यानी गर्भाशय तक ले जाती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। कहाँ पर? गर्भाशय के पहले। ठीक है, अब गर्भाशय क्या है? तो यह एक थैली नुमा संरचना है जहाँ शिशु का विकास होता है, यानी जो भी बच्चा पलता है वो कहाँ पलता है? गर्भाशय में। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, यानी जो गर्भाशय होता है तो ये कहाँ खुलता है? ग्रीवा, यहाँ पर ये ग्रीवा है, यहाँ पर खुलता है। ठीक है, अब देखिए ये मानव का मादा जनन तंत्र। तो यहाँ पर ये अंड वाहिकाएं दोनों तरफ होती हैं। ये यहाँ पर अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर जो होते हैं ये यहाँ गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय। ये यहाँ पर ग्रीवा होती है और लास्ट में ये योनि होती है। ठीक है, क्या होती है? योनि होती है। आगे देखेंगे, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए प्लेसेंटो, यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य है माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण को भ्रूण प्रदान करना। भ्रूण द्वारा तो उत्पादित अवशिष्ट उत्पादनों का निपटान करना। ठीक है, अंडे के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। ठीक है, जो अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है, यानी 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड द्वारा अंड प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। यानी हर महीने में आप देखेंगे गर्भाशय खुद को निषेचित प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी होती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है, मतलब स्पंजी होती है। इसके बाद यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म भी कहते हैं। 40 से 50 वर्ष तक की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, यानी फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। यानी ये कब कितनी अवधि तक चलता है? 40 से 50 वर्ष तक की उम्र तक ही केवल चलता है। अब देखिए जनन स्वास्थ्य क्या है? तो जनन स्वास्थ्य अर्थ है जनन से संबंधी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। तो रोगों का लैंगिक संचरण, यानी अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो जाता है, जैसे जीवाणुजनित गोनेरिया और सिपिलिस। यानी बीजाणु रहित कौन सा होता है? बीजाणु, तो इसमें मस्सा या HIV एड्स। तो कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है, यानी कंडोम के उपयोग से। इसके बाद गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। ठीक है, तो गर्भरोधन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे गर्भरोधन के प्रकार, तो पहला आता है यांत्रिक अवरोध।
यांत्रिक अवरोध में शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। इसमें शिश्न को ढकने वाले कॉन्डोम होते हैं या योनि में रखने वाले सर्वाइकल कैप होता है। इसके बाद रासायनिक तरीका क्या है, तो मादा में अंड ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके बाद इनके अन्य ग्रंथ अन्य प्रभाव हैं जो विपरीत प्रभावी हो सकते हैं। इसके बाद एक और विधि इसकी होती है जिसे बोलते हैं IUCD यानी ल्यू या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। इसकी सल तकनीकी क्या है, सल मतलब जैसे ऑपरेशन वगैरह से इसमें होती है नसबंदी, यानी पुरुष में शुक्र वाहियों को रोककर उसके शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना, ये नसबंदी हो जाती है। पुरुषों महिलाओं दोनों में होती है। इसके बाद दूसरी होती है ट्यूबेक्टॉमी यानी महिलाओं में अंड वाहिनियों को अवरुद्ध कर अंड के स्थान को रोकना, यानी जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं। इसके बाद देखिए भ्रूण हत्या क्या है, तो मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी व भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा लेसन यहाँ पर पूरा समाप्त हो गया है। ठीक है, आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करो ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और ये जो क्लासें आपके लिए चलाई जा रही हैं ये आपको कम समय में, आप अभी ऐसा लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे तो इसकी महत्ता आपको तब समझ में ज़्यादा आएगी। ठीक है, बाकी अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट की कोई वीडियो है प्रॉब्लम है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर किया करो ताकि मैं उसका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आपने यहाँ पर अध्याय 8 हो गए हैं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर आप और भी इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। बाकी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।